हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने जो है कि आपको क्लास 6, 7, 8 की पूरी हिस्ट्री जो है कराने का जो है कि वादा किया था एक वीडियो में। तो एक वीडियो में ना करके दोस्तों हम इसको 3 पार्ट में करेंगे। ठीक है, एक पार्ट आपको जो है मिल चुका है। उस आज के सेशन में हम लोग क्लास 7 की पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे और कल के डेट में जो है क्लास 8 की पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे। देखिए, अगर एक वीडियो में हम तीनों को करते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा और एक दिन में आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसको हम लोग 3 पार्ट में कर करके करते हैं। आपके लिए पढ़ने के लिए भी आसानी होगा और आपको अच्छा भी होगा। तो और इसका जो PDF होगा मिलेगा दोस्तों, वो आपको लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यानी कि कल के वीडियो में मिलेगा। जिस दिन क्लास 8 की हिस्ट्री जो है कि पढ़ाई जाएगी, वो जो है उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो है क्लास 7 का जो है हिस्ट्री शुरू करेंगे, जहाँ से चैप्टर वाइज चीज़ों को हम जानेंगे जिस तरीके से पहले वीडियो में देखे थे, वहीं से शुरू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है यहाँ 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल के बारे में। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है मानचित्र 1 के बारे में। तो दिया हुआ है कि अरब भूगोलवेत्ता अल इदरिसी ने 1154 में बनाया था मानचित्र 1, यानी सबसे पहला मानचित्र। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को क्या करता है, दर्शाता है। इस समय चीज़ों की जानकारी का क्या था, भाव था, क्योंकि पहला ही मानचित्र बनाया गया था और मानचित्र बनाने का तकनीक नहीं था, जिसके कारण ये मानचित्र क्या किया गया है, उल्टा दर्शाया गया है। अतः ये कहा जा रहा है कि जो अदृशी था, जो कि अरब का भूगोलवेत्ता था, उसने जो पहला मानचित्र बनाया था, मानचित्र तो उसने ठीक बनाया था, पर उसने क्या कर दिया था, उसको मानचित्र को उल्टा दर्शा दिया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो आपका मानचित्र सेकंड बना। तो ये आपका कब बना, फ्रांसीसी मानचित्र ने इसे 1720 में बनाया, जो दूसरा मानचित्र बना। और इस समय मानचित्र बनाने का जो है तकनीक में काफ़ी बदलाव आ गई थी और ये मानचित्र लगभग 600 वर्ष बाद क्या किया गया, बनाया गया। तो यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का क्या करते थे, इस्तेमाल किया करते थे, नई और पुरानी, यानी दोनों चीज़ों को। तो याद रखिए 1154 में पहला मानचित्र बना और उसकी 600 साल बाद यानी 1720 में फारसीसी मानचित्रकार के द्वारा 1720 में मानचित्र 2 बना, जो कि सही था, यानी कि सही तरीके से उसको बनाया गया। उसके बाद देखिए शब्दावली। तो दिया है कि ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए जैसे हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज हम ऐसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के में अर्थ में लेते हैं, यानी कि हिंदुस्तान से हम लोग क्या समझते हैं, तो जो हमारा राष्ट्र है भारत, उसके अर्थ में लेते हैं। और 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय सिर्फ किससे था, तो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के क्षेत्रों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए क्या किया था, इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। उन्होंने केवल हिंदुस्तान शब्द का इसीलिए प्रयोग किया था। उसके बाद दिया है कि हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत के समावेश में कभी नहीं हुआ और 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। उसके बाद दिया है कि मगर भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उसे समाज या संस्कृति का अंग न हो, क्या कहलाता था, तो विदेशी कहलाता था। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्रोत दिया है कि इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है। इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का क्या करते थे, सहारा लेते हैं। और इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए सिक्कों, अभिलेखों, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला और लिखित सामग्री पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, जो कि स्रोत कहलाते हैं। आप समझते हैं इस चीज़ को। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई और इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर भी उपलब्ध होने लगा।
लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। किसका? कागज का। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है और इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी भी मिलती है, मगर साथ ही उनका उपयोग क्या है? कठिन है। सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में तो दिया हुआ है कि 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर और नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय अस्त्रों यानी कि बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल किया जाता था। दिया है कि इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। और ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो विचार भी लेकर आए। उसके बाद दिया हुआ है कि परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। उसके बाद राजपूत के बारे में देख लेते हैं। तो इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत यानी कि अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। तो ये चीज़ आप बहुत ही ध्यान देंगे, राजपूत का ये आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। हालांकि ये आपका बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, इसमें हर एक पॉइंट, हर एक लाइन आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल शॉर्ट नोट है, इसलिए आप इसको यहाँ पर पढ़ने के बाद इसको कम से कम 2 से 3 बार जो है घर पे रिवीजन करेंगे आराम से, ठीक है। क्योंकि आपके पास समय भी है, अभी 1 महीना पूरा अच्छे तरीके से टाइम है। अगर आप अच्छे तरीके से इसका पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका 100% जो है एसएसटी में मार्क्स जो है कि आपको 50+ तो देखने को मिलेंगे ही, अगर आप पेडागोजी अच्छा कर लेते हैं तो। उसके बाद देखिए 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का क्या करते थे? दावा करते थे। नेक्स्ट दिया है क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। तो इस काल के में राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान जैसे कि गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक क्या हुआ था? फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भी उसमें क्या आते थे? आ जाते थे। 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी भाषा तथा संस्कृति विशेषताएं क्या हो गई थी? स्पष्ट हो गई थी। उसके बाद बात करते हैं पुराने और नए धर्म। तो इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों का आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। देखिए, किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी कि धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संस्कार बदलता गया, वैसे ही इन अवस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया, जो कि आज भी हम देख रहे हैं। आगे देखिए हिंदू धर्म के बारे में। तो दिया है कि आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में जो है कि महत्वपूर्ण बदलाव आए। तो इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों को बढ़ता महत्व, बढ़ती सत्ता आदि। तो ये सब चीज़ें जो है इस समय में, इस काल में हुआ था। उसके बाद दिया संरक्षक। तो संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। यही युग था जिसमें उस महाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, जिसको कि आप भली भांति जानते हैं, परिचित है इससे। उसके बाद दिया है कि इस्लाम विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों यानी कि उलेमा को संरक्षण देते थे। इस्लाम के अनुयायी में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब तथा कुछ सुन्नी थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिसम्मत नेता क्या करते थे? मानते थे। उसके बाद देखिए समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार किया गया। तो इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं।
बल्कि कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ये 3 भागों में जो है कि किसने बांटा था। तो याद रखेंगे अंग्रेज इतिहासकारों ने बांटा था, ठीक है, वो भी 19वीं सदी के मध्य में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, देखिए दिया है कि यह अभिभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में उस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं क्या करते हैं, तय करते हैं। दूसरा देखिए पाठ 2, नए राजा और उनके राज्य के बारे में। तो यहाँ से निश्चित रूप से आपका 100% कूट वाला क्वेश्चन बनता है, या ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिया है 7वीं और 12वीं शताब्दियों के प्रमुख जो राजवंश थे कौन थे, तो पाल, गुर्जर, राष्ट्रकूल, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चौहान और चोल वंश। तो याद रखेंगे इस चीज़ को, इसका जो है कि आपका क्रम भी पूछ लेता है, ये भी चीज़ ध्यान देंगे। आगे देखिए उसके बाद अगला पॉइंट, नए राजवंशों का उदय। तो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी भी अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे, और इस तरह का उदाहरण एक दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे और बाद में उन्होंने क्या कर दिया, उस चीज़ से अपने आप को मुक्त घोषित कर दिया, ठीक है। उसके बाद दिया है राज्यों में प्रशासन के बारे में। तो नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी कि तीनों भुवनों के स्वामी और ऐसी तरह की अन्य भारी भरकम, साथ ही किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की क्या करते थे, साझेदारी करते थे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान की बात करें तो प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में क्या करते थे, मदद करते थे। आगे देखिए दिया है कि राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से क्या करते थे, पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिया जाते थे। धन के लिए युद्ध के बारे में देखें तो प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर, यानी कि ये उसका एग्जाम्पल कह सकते हैं, उदाहरण है। उसके बाद ये दिया है कि गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। ये क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ से बनता है। ये तीनों बहुत बार पूछा गया है, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। इन तीनों को बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन जो है 3 शासक जो है कि सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण लेकर आपस में लड़ते रहे। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। इसको आप 100% याद करके ही जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, चूंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। एक तो इस तरीके से जो बताया वहाँ पर पूछ सकता है, एक ये दूसरा बन सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से 3 जो है शासकों थे, तो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। तो ये 3 नाम याद रखेंगे। कई तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस है और 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यहाँ से। आगे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ये जो है आपका 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। हुआ लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर क्या करता था, हमला करता था। उसके बाद दिया है उसके निशाना क्या क्या थे, तो जो संपन्न मंदिर थे जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में क्या हुआ, खर्च हुआ।
और अल बरूनी के बारे में बात करें तो किताब अल हिंद में सुल्तान महमूद का लेखा जोखा लिखा है, यानी अल बरूनी ने एक किताब लिखी है, ठीक है, किताब अल हिंद, जिसमें जो है कि सुल्तान महमूद का लेखा जोखा लिखा है। और चौहानों, पृथ्वीराज चौहान ने जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था, लेकिन दूसरे साल ही 1192 में उसके हाथों क्या किया गया, हार का सामना करना पड़ा उनको, ठीक है। उसके बाद चोल राज्य के बारे में थोड़ा देख लीजिए, तो दिया है कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। उसके बाद दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। और राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उरैयर से तंजावुर तक क्या किया, ये अपने क्षेत्र शासन को बढ़ाए। उसके बाद बात करते हैं भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला के बारे में। तो राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों की क्या बन गए, केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के भी क्या थे, केंद्र थे। कृषि और सिंचाई की बात करें तो चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। साम्राज्य का प्रशासन की बात करें तो किसानों की बस्तियां जो कि उर कहलाती थी, तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि किसको कहा जाता है, तो किसानों की बस्तियों को उर कहलाती थी। सिंचित खेती में बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गाँवों के समूह को नाडू कहा जाता था, तो ये भी चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। विल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा नियंत्रण हासिल था। तो विल्लाल जाति, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। आगे देखिए, दिया है कि उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में विवेंद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने का वेलन या किसान, अरैयार का मतलब होता था प्रधान, जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान और ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ उस समय। उसके बाद बात करते हैं आगे, परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है और स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 3, दिल्ली के सुल्तान। तो दोस्तों, ये जो है आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि चीज़ें जो है कि आपके लिए थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले बहुत ही जो आपके जियोग्राफी की क्लास हैं, हिस्ट्री की भी क्लास है अभी, और उसके बाद पॉलिटी की भी क्लास है। उसके बाद जो है कि कुछ प्रैक्टिस सेट ऐसे होंगे, कुछ ट्रिक्स ऐसे होंगे जहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से SST में आप अच्छे तरीके से नंबर जो है ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपको मिलने वाली हैं आगे चल करके। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोस को लाइक शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जो है कि आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए आगे देखिए, दिल्ली के सुल्तान के इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुर्कों का आक्रमण। दिया है कि अल्पतगीन गजनवी वंश का संस्थापक सुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम जो है कि तुर्क शासक था। महमूद गजनी जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। मोहम्मद गोरी भारत में तुर्की राज्य का क्या था, संस्थापक था। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे कुछ, ठीक है। आगे देखिए, प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, ये 3 थे। उसके बाद खिलजी वंश की बात करें तो जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, ठीक है, ये 2 थे। तुगलक वंश की बात करें तो गयासुद्दीन, मोहम्मद और फिरोज शाह। उसके बाद सैयद वंश की बात करें तो खिज्र मोहम्मद लोदी, ठीक है। लोदी वंश की बात करें तो बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ये यानी कि सभी उस प्रारंभिक तुर्की शासक है कहाँ के, दिल्ली के।
दिया है कि इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। दिया है कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी, तो दिया है कि कैसे मतलब मिली है, तो अभिलेख के द्वारा, सिक्कों और स्थापत्य कला के माध्यम से काफ़ी जो है कि सूचनाएं इनके बारे में मिलती हैं। मगर और भी महत्वपूर्ण है कि वे इतिहास जो है तारीख या त्वारीख हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो ध्यान देखेंगे प्रशासन की भाषा कहाँ पे लिखे गए थे, फारसी में लिखे गए थे। ठीक है, त्वारीख क्या होता था, तो सुल्तानों के शासनकाल में जो उनके बारे में लिखा होता था वो होता था त्वारीख। दिया है कि तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। तो याद रखेंगे जो घटनाओं का भी वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी क्या करते थे, देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे और सैनिकों को वेतन दिया जाता था। किसान भी राजस्व तभी चुकाते जब वे खुशहाल और प्रसन्न होते थे। तो बहुत ही अच्छा था। जन्म सिद्ध अधिकार की बात करें तो जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा, उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। मिन्हाज सिराज, जिसको ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार महिलाओं को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, ये किसका मानना था, तो मिन्हाज सिराज। दिया है दिल्ली सल्तनत का विस्तार की बात करें तो 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी कि रक्षक सैनिकों के टुकड़ों की निवास के लिए बने मजबूत किले बंदे शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही क्या करना पड़ता था, निर्भर रहना पड़ता था। दूसरा विस्तार की बात करें तो सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को देहली ए कुहना कहा गया है। इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। आगे दिया है मस्जिद। तो मस्जिद जो है यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसा स्थान जहां मुसलमान जो है अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। जामा मस्जिद की बात करें तो वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए एक विद्वान पुरुष को इमाम यानी कि नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है, किबला कहा जाता है। आगे दिया हुआ है खिलजी और तुगलक वंश के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इस पॉइंट को आप याद नोट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया है कि उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर क्या हो सकते थे, निर्भर हो सकते थे। उसके बाद दिया है कि सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया। ये इलाके क्या कहलाते थे, तो इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार और मुफ्ती कहलाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे और राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे सैनिकों को क्या करते थे, तनख्वाह भी देते थे। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि कर के बारे में, कि कर जो है कितने प्रकार के थे और किस पे लगाए गए थे। तो दिया है कि उस समय 3 तरह के कर थे। पहला जो है कि कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और किसान की उपज का लगभग 50% होता था। तो सोच सकते हैं आपकी कितना बड़ा जो है भाग जो है कर के रूप में लिया जाता था। दूसरा था मवेशियों पर और तीसरा था घरों पे। तो ये 3 तरह के उस समय जो है कि कर थे। कब? उसके बाद अफ्रीकी देश के बारे में बात करें तो मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार की रक्षा व्यवस्था के बारे में। दिल्ली सल्तनत में 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा।
इसके बाद धीरे धीरे छोटे शक्तिशाली शासकों का उदय हुआ और जैसे जैसे अफगान, राजपूत, शेरशाह सूरी और मुगल साम्राज्य इस तरीके से जो है कि शासन करते चले गए। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है और शुरू होता है चैप्टर नंबर 4 मुगल साम्राज्य के बारे में। चलिए देखिए, बाबर तो दिया है कि 2625 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत और उनके समर्थकों को हराया और दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण को क्या किया, स्थापित किया। हुमायूं की बात करें तो पिता की वसीयत में एक प्रांत मिला। शेर खान ने हुमायूं को 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में पराजित किया। 1555 में दिल्ली पर पुनः क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अकबर की बात करें तो 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। 1556 से 1570 के मध्य मालवा और गोंडवाना में सैन्य अभियान चलाए और रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1570 से 1585 के मध्य सैनिक अभियान किया। गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाए और 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तर पश्चिम कंधार, कश्मीर, काबुल, दक्कन, अहमदनगर, इन सभी तक क्या कर लिया, अपना विस्तार बना लिया। उसके बाद दिया है जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की और इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। उसके बाद बात करते हैं शाहजहां। तो दक्कन में सैन्य अभियान, अहमदनगर के विरुद्ध अभियान जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद औरंगजेब आया तो औरंगजेब उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। मुगल साम्राज्य 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे और आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान यानी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। यह है कि मुगल कौन थे, तो मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर जिसकी मृत्यु जो है 1404 में हुई के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों की नरसंहार से संबंधित थीं और यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उजबेंगों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल जो है तैमूर के वंशज होने के पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। मुगल सैन्य अभियान की बात करें तो प्रथम मुगल शासक बाबर ने 1494 में फरगाना राज्य का जो है उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपने पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी और अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। 16वीं शताब्दी की बात करें तो बाबर ने पहली बार पानीपत की लड़ाई में युद्धों में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किया। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो किसके लड़ाई में जो है युद्ध में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल हुआ था, तो पानीपत के लड़ाई में। आगे देखिए उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठ अधिकारी के नियम में विश्वास नहीं करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सदायद की मुगल तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तो मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो वे अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद जो है कि प्राप्त किए, परंतु मेवाड़ के सिसोदिया वंश ने लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से क्या कर दिया, इनकार करते रहे।
मनसबदार और जमींदार कौन होते थे? जागीरदार। तो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था, यानी जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। उसके बाद दिया है उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे और जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। उसके बाद जब्त और जमींदार की बात करें तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला कर था, यानी राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान जो है ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, दिया है मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर ने राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया और प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो जब्त कहा जाता था। उसके बाद आगे देखिए दिया हुआ है अकबर के बारे में। तो दिया है कि अकबर के शासनकाल का इतिहास को 3 जिल्दों में लिखा गया है। ठीक है, अकबरनामा, जिसमें कि पहला पार्ट है अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरा अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है और तीसरे में आईने अकबरी है जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। आगे बात करते हैं अकबर की नीतियों के बारे में। तो दिया है कि अबुल फजल के अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे और जो राजनैतिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार के कार्यों का क्या करते थे? निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, सदर। ठीक है, और बख्शी क्या होते थे? तो सैनिक वेतन अधिकारी होते थे। सदर क्या होते थे? धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री हुआ करता था। फौजदार सेनानायक होता था। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था। को अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि में बनाए में अकबर की मदद की। तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है और शुरू होता है चैप्टर नंबर 5 शासक और इमारतें। तो चलिए देखते हैं शासक और इमारतों के बारे में। तो सबसे पहले इमारत की बात करते हैं, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका जो है निर्माण करवाया था। शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा कराया गया और अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। ये अभिलेख अरबी में है। मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। उसके बाद दिया हुआ है कि 8वीं और 18वीं शताब्दियों में क्या हुआ? तो के बीच राजाओं और उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। पहली दुनिया यानी कि इमारतों को संरक्षित और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, और दूसरी थी महल और मकबरे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों और सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों का निर्माण इस शैली का प्रयोग हुआ। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। नंबर 1 दिया है दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है कि निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा।
आगे देखिए मस्जिदों और हौजों का निर्माण। तो मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षण की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए जैसे राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राजा राजदेव ने कराया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। उसके बाद दिया है मुसलमान जो है सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार का तो दावा नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों ने में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख में पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं। उसके बाद सुल्तान इल्तुतमिश ने देहली एक कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। उसके बाद बाग, मकबरे तथा किले के बारे में बात करें तो मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग जो है दीवार से घिरे होते थे तथा 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई और कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। आगे दिया है अकबर के शासनकाल में कई तरह के वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाली केंद्रीय यानी कि गुंबद जो कि बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार, पिस्तक। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पिस्तक से क्या अर्थ है, तो मेहराबदार प्रवेश द्वार होता है पिस्तक, ठीक है। केंद्रीय गुंबद भी आपका पूछा जा सकता है। मुगल वास्तुकला के क्या थे, महत्वपूर्ण रूप बन गए। हुमायूं का मकबरा की बात करें तो 1562 से 71 के बीच निर्मित इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे और शाहजहां के शासन काल के दौरान ये हुआ था। तो हुमायूं का मकबरा जो है आपका लाल बलुआ पत्थर से बना था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला गए। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों की योजना बनाई जाती थी। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी और इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई और आगरा का ताजमहल का निर्माण 1643 में पूरा हुआ। क्षेत्र व साम्राज्य की बात करें तो 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। विशाल साम्राज्यों के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन में के अधीन ला दिया। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है और स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक केंद्र चोल राज्य की राजधानी तंजावुर जो कि कावेरी नदी के पास बसा था। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर के निर्माण किया गया था। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। उन बाज़ारों में हलचल से भरा हुआ है जहाँ अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। उरैयूर में अभिजात वर्ग सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। आगे दिया है मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र के बारे में। तो तंजावुर मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। मंदिर अक्सर समाज और व्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत प्रक्रिया है। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। मंदिर के कार्यकर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं सहकारी में लगाते थे। धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। और गुजरात में सोमनाथ मंदिर, तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर, ये जो है कि आपके उदाहरण हैं वास्तुकला के। आगे देखिए तीर्थस्थल। तो तीर्थस्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए।
वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश और तिरुवन्नमलाई जो कि तमिलनाडु ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान में 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन यहाँ बस गए थे और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों मंतों में हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री क्या करते हैं, आते रहे हैं। आगे दिया हुआ है छोटे नगरों की संजाल के बारे में। तो 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों में हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडिपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, होती थी जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उसमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजार थे जिन्हें हट कहा जाता था। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी क्रय विक्रय किया करते थे। बड़े और छोटे व्यापारी की बात करें तो व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनका ओर से घोड़ा खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया से चीन और मसाले, टीन, चांदी लेते थे। नगरों में शिल्प की बात करें तो बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही क्या पड़ गया, बीदरी पड़ गया। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका बार बार यहाँ से पूछा जाता है। दिया है कि पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें कि सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कि कपास को साफ करना, काटना, रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। उसके बाद हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर की साम्राज्य का केंद्र स्थल था। शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। 15वीं-16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण भारत में नवरात्रि पर्व कहलाता है, 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का क्या हो गया, विनाश हो गया। उसके बाद दिया हुआ है सूरत। तो मुगल काल में कैबे और अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। दिया है कि यहाँ पर पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थीं। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। नए नगर और व्यापारी 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारी उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज क्या हैं, प्रमुख नगर हैं। वास्को डी गामा की बात करें तो 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके 1498 में कालीकट जो है घाट पर पहुंचा, जो कि भारत में है। ठीक है। उसके बाद दिया है क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो ये इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में वेस्ट इंडीज़ पहुंचा था। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है और शुरू होता है आपका चैप्टर नंबर 7, जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में। चलिए देखिए, दिया है अलबत्ता। तो दूसरी तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थीं और कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। कुछ जनजातियां खानोबदोश थीं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। उसके बाद आगे दिया हुआ है जनजातीय लोग कौन थे।
तो दिया है कि समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। इनका इलाका और प्रभाव समय समय के साथ बदलता रहता था। पंजाब में खुखर जनजाति 13वीं-14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तर पश्चिम में कौन सी जनजाति प्रसिद्ध थी, तो बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों गडेरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। उसके बाद बिहार और झारखंड में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरात तथा भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। खानाबदोश और हुंगवंतु लोग कैसे रहते थे, तो खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ साथ दूर दूर घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारमा जो है टांडा कहलाता था। बंजारे लोगों कई पशुचारी मवेशी और घोड़ों जैसे कि जानवरों को पालने पोषने का निर्माण भ्रमण कार्य करते थे। बदलता समाज और नई जातियां एवं श्रेणियों की बात करें तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटियाँ जातियाँ उभरने लगीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियाँ और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। राज्यों की उत्पत्ति हुई। जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव में गहराई से संबंधित थे। उसके बाद दिया है कि गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। गढ़कंटका के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। यह एक समृद्ध राज्य था। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भुइयाँ यानी कि भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। दिया है कि 16वीं सदी के दौरान उन्होंने कुछ हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही उन्होंने इस बड़े राज्य को बनाया और इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 8 ईश्वर से अनुराग। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते थे, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। और यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा था। दक्षिण भारत में भक्ति की बात करें तो नयनार और अलवार 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों यानी कि शैव संतों और अलवारों यानी कि वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। दिया है कि वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था।
नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। तो ये आपका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद दिया है कि दर्शन और भक्ति के बारे में, तो शंकर भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से हैं जिनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और क्या है, निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करके संन्यास लेने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे और ये विष्णु भक्त अलवार संतों से प्रभावित हुए। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति है। महाराष्ट्र के संतों के बारे में बात करें तो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सखुबाई जैसे स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की अक्षत्रिय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत दैव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी और इन सब संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया तथा दूसरों के दुखों को बांट लेना, जरूरतमंद की सेवा करना, इसके एक नए मानवतावादी विचार का क्या हुआ, उद्भव हुआ। उसके बाद इस्लाम और सूफी संतों की बात करें तो संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया भी। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति और भक्ति तथा मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। उसके बाद दिया हुआ है कि इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत अस्वीकार किया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, चिंतन, रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण सूफी सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी संत जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा मोइनुद्दीन निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसूर दास। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव के बारे में बात करें तो 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आ गई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथ पंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। उनमें कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। असम के शंकर देव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। इस परंपरा में दादू रविदास और मीराबाई जैसे संत भी क्या थे, शामिल थे। उसके बाद देखिए कबीर तो 15वीं 16वीं सदी के में एक अत्यंत प्रभावशाली संत थे। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक देव की बात करें तो कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक देव तलवंडी में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक देव ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले, इसमें आगे नहीं दिया हुआ है तो चलिए देखते हैं आगे। चैप्टर नंबर 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है कि लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा में उससे उन्हें परिभाषित करना।
प्रत्येक क्षेत्र की कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदलती हैं और आज भी बदल रही हैं। ये विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को क्या किया है, संपन्न बनाया है। तो दिया है चेर और मलयालम भाषा का विकास। तो महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। शासक और धार्मिक परंपराओं की बात करें तो अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का अर्थ दुनिया का मालिक, जो सूर्य का विष्णु का पर्यवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती हैं, जिससे कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। इस मंदिर को तीर्थस्थल यानी कि तीर्थ केंद्र यात्रा के रूप में महत्व प्राप्त होता गया। सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इनकी सत्ता बढ़ती गई। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं, तो ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत में अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे, और राजपूतों ने राजस्थान को विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवार के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा शासक था जिसने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया, मगर पीठ नहीं दिखाई। क्षेत्रीय सीमांतों से परत की बात करें तो कत्थक शब्द जो है कि कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कत्थक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कि कहानी सुनाने वाली की एक जाति थी। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कत्थक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक के रूप में आख्यान लोक नाट्य प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। इसकी प्रस्तुति में किलष्ट और द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा और कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, केरल का कथकली, उड़ीसा ओडिसी और आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी, ये जो है कुछ राज्यों के जो है कि नृत्य हैं, लोक नृत्य। संरक्षकों के लिए चित्रकला, तो एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते थे, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघुचित्र ताड़पत्रों अथवा लकड़ी के तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए। मुगल बादशाह ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया, जो प्रारंभिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियाँ आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। आगे देखते हैं, दिया है कि एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। तो बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? तो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे, जिसके कारण संस्कृत भाषा का प्रभाव बढ़ता गया। ब्राह्मणों के बसने से सांस्कृतिक प्रभाव अधिक जो है प्रबल हो गए और चीनी यात्री ह्यून सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। पीर और मंदिर की बात करें तो 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इस अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। इन पीर श्रेणी में संत या सूफी और धार्मिक महानुभाव पीरों की पूजा पद्धति बहुत लोकप्रिय हो गई। तब बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी।
मछली भोजन के रूप में बात करें तो परंपरागत मत्स्य भोजन संबंधित आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदी मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की सूचना भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। उसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 10। तो शुरू करते हैं 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन के बारे में।